नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम व्युत्पत्ति निरूपण के विषय में चर्चा करेंगे। व्युत्पत्ति निरूपण के क्षेत्र में जितना व्यापक एवं गंभीर चिंतन मनन भारतीय मनुष्यों द्वारा हुआ है, उतना किसी भी देश या भाषा में आज तक नहीं हुआ है। इस अध्ययन कार्य में कोई बौद्धिक विलासता नहीं है, अपितु एक व्यवहारिक अनिवार्यता है। ये इसको कोई बौद्धिक रूप से दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये एक अनिवार्यता है। यानी एक भाषा के जब आप किसी वाक्य को समझना चाहते हैं, किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, तो उसकी अनिवार्यता के लिए इस चीज़ को जो है प्रयोग में लाया गया है। बिना अर्थ समझे यज्ञ यज्ञादि का फल नहीं मिलता। मतलब बिना आप यदि किसी चीज़ को पढ़े जा रहे हैं या आप कोई भी काम करें, या यज्ञ से ही पहले हर चीज़ को जोड़ करके देखा जाता है, तो उन्होंने कहा कि यदि आप किसी काम को करते तो उसका फल आपको तब तक नहीं उपलब्ध हो सकता जब तक कि आपको ये ना पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। आपको किसी चीज़ का लाभ उसी समय होता है जब आपको ये पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, तब आप उसका लाभ उठा पाते हैं। सही अर्थ जानना ऋषियों के लिए भी एक दुष्कर कार्य था, और इस तरीके से जो हमारे मंत्र हैं या हमारे सूत्र हैं, उनका जो काम था, उनको जानना जो है ऋषि मुनियों का काम था उस समय। मंत्र दृष्टार ऋषिगण भी कालतः दूरस्थ या अति दूरस्थ थे। इस कारण एक पूरे के पूरे वेदांग निरुक्त को ये दायित्व सौंपा गया, और मंत्र दृष्टार भी कभी कभी सारी चीज़ों को जो है वो सारे मंत्रों की विवेचना नहीं कर पाते थे। इसलिए एक खास जो है वो निरुक्त जो था वेदांग को जो बता सकें, वेदांग का पूरा के बारे में पूरी चर्चा, वेदांग के जो मंत्र हैं उनको पूरे सही ढंग से समझा सकें, ऐसे निरुक्तों को ये दायित्व सौंपा गया। ऐसे लोगों को ये दायित्व सौंपा गया जो मंत्र को खुल करके बता सकें। सर्वप्रथम निघंटु में कठिन और अपरिचित शास्त्रों के सही अर्थ ढूंढ निकालने का प्रयास किया, और ये काम कैसे निघंटु, क्योंकि निरुक्तों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको निघंटुओं ने के द्वारा ये काम जो है निघंटु में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। मतलब सही अर्थ को खोजने का। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो सीधी कहते हैं, कई बार सीधा अर्थ निकल आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है शब्द कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और निकलता है, जिसको हम लक्षण शक्ति कहते हैं, जो पहले काव्य में सबसे अनिवार्य और सबसे अच्छी शक्ति मानी जाती थी। आज भी वो अच्छी है, मगर समाज तक पहुंचने के लिए अनिवार्यता क्या है कि समाज को समझ में आना जरूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो जो हमारे लिए लक्षणा, व्यंजना और अभिधा, तो अभिधा को हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि अभिधा जो है बिल्कुल सीधे बात, जो भी बात कहती है वो सीधे समझ में आ जाती है। जो बात लक्षणा में कही जाती है या व्यंजना में कही जाती है, व्यंजना सबसे पहली श्रेष्ठ व्यंजना है, फिर उसके बाद है लक्षणा, और फिर जो है वो अभिधा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग जो है वो निरुक्तों ने जो है फिर किया। निरुक्त ज्ञान विज्ञान की वह शाखा थी जो शब्दों की व्याख्या अथवा निर्वचन करती थी। वो शब्दों की व्याख्या करती थी, जो शब्द उसमें प्रयोग होते थे, और उनको निर्वचन करती थी, यानी जो बातें सामने नहीं लिखी होती थी उनको भी व्यक्त करती थी। आज भी हम जब कविता पढ़ते हैं तो कई बार कविताएं ऐसी होती हैं जो सीधे समझ में आ जाती हैं। कविता की व्याख्या हर कोई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कई बार कुछ क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कभी लोग कर जाते, और नियम तो पहले यही था कि थोड़ा सा उसको इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन अभी क्योंकि समाज तक उसकी पहुंच हो तो उसको बहुत सीधे शब्दों में प्रयुक्त किया जाने लगा। शब्द का व्युत्पत्ति नियमों के द्वारा प्रकृति और प्रत्ययों के विभाजन किया जाता है, और तत्पश्चात वेद मंत्रानुकूल अर्थ स्पष्ट किया जाता है। निरुक्त में वे शब्द नहीं आते जिनका अर्थ स्वयं प्रकृति प्रत्यय विभाजन से ही पारदर्शी रीति से निकल आता है। वे शब्द भी कभी कभी आ जाते हैं
जिनके अर्थ प्रकृति प्रत्यय विभाजन मात्र से स्पष्ट नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो स्पष्ट नहीं होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। और निर्वचन का आश्रय लेना पड़ता है, और वे शब्द निरुक्त के क्षेत्र के ही हैं जिनकी व्युत्पत्ति अस्पष्ट और अनुमान गम्य होती है। ऐसे जो सेंटेंस हो या ऐसे शब्द हों जो स्पष्ट ना हो, या हम संस्कृत में सूत्र होते हैं जो स्पष्ट ना हो, तो उसके लिए क्या, या तो उसके साथ में जुड़े हुए शब्दों को देख करके हम अनुमान लगा लेते कि ये शब्द यहाँ पर इस बात को की सूचना दे रहा है, या तो या फिर अनुमान गम्य, ये अनुमान गम्य हो गया, या फिर व्युत्पत्ति से यानी हम जब उसका अर्थ को खुल करके समझने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, तो तब हम उसको बता पाते हैं। जैसे कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकार, या पाए बोराए जग वा पाए बोरा, तो वो मतलब क्या है कि चीज़ों को स्पष्ट रूप से करने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। इस तीसरी कोटि में शब्दों का विवेचन, इनसे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों के माध्यम से अर्थ साम्य के निश्चय के लिए दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, विवेच्य शब्द की प्रसंगानुकूलता देखनी पड़ती है, और नंबर 2, विवेच्य शब्द जिस शब्द के साथ उसका संबंध स्थापित किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में अर्थ विशिष्टता को भी समझना पड़ता है। ध्वनि साम्य के निश्चय के लिए विवेच्य शब्द और जिस शब्द के साथ उसका संबंध स्थापित किया जा रहा है उसमें किंचित ध्वनि समानता होना चाहिए। यानी आप जिस शब्द से उसको लिंक करके देख रहे हैं उसमें समानता का होना जरूरी है, तब किसी चीज़ का सही अर्थ निकल पाएगा। यदि ध्वनि समानता स्पष्ट नहीं है तो ध्वनि रूपांतरणों के विचित्र रीति से खोज नियमों के अनुसार उनकी ध्वनि साम्य संबंध विद्यमान होना चाहिए। तो यदि उनके अंदर ध्वनि समानता नहीं है, जैसे ध्वनि समानता कैसे, जैसे दीर्घ संधि है तो ध्वनि की समानता है दोनों में। जब दो संधियाँ एक जैसी आ जाती है तो ध्वनि समानता है, तो वहाँ पर जो है वो जो संधि के बाद जो स्वरूप निकल कर आता है वो जो है ध्वनि साम्य हो गया। और कुछ ऐसे जो ध्वनि रूपांतरणों के विचित्र खोज, और दूसरा क्या है, जो ध्वनि रूपांतरणों के विचित्र रीति से खोज नियमों के अनुसार उसमें ध्वनि साम्य संबंध विद्यमान होना चाहिए। दूसरे ध्वनि रूपांतरणों मतलब ध्वनि के रूपांतरण के बाद जो उसके अर्थ निकल के आता है उसके हिसाब से जो उसकी व्याख्या की जाती है। यहाँ शब्द की बात चल रही है, पूरे वाक्य की बात नहीं चल रही है कि किस तरीके से हम शब्दों को या सूत्रों को वो समझ पाते हैं। ध्वनि रूपांतरण अभी हाल में जेनरेटिव फोनोलॉजी के ध्वनि रूपांतरण से कहीं अधिक प्रयोज्य एवं संगत है। नीचे इन ध्वनि रूपांतरणों के नियमों का कुछ संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। यहाँ पर यास्क ने ध्वनि विकार की जिन प्रमुख दिशाओं का उल्लेख किया है वे हैं वर्णलोप, वर्णागम, वर्ण विपर्य और वर्ण विकार। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है वो इसके ध्वनि विकार के बारे में चर्चा की जाएगी। वर्णलोप के बारे में, जैसे स्कंभ शब्द है और कंबन बन जाता है, तो इसमें जो सा है पहले जो स्टार्टिंग में है उसका जो है वो लोप हो गया तो वो कंबन बन गया, स्कंभ का कंबन हो गया। मध्य लोप हुआ तो प्रत्यंच का त्यन शब्द जो था त्यन को हटा दिया और वो हो गया प्रतीच। उपदालोप हुआ तो अंज था और वो आज्य हो गया। टीलोप हुआ तो मनस इसिन का हो गया मनीषण। अंतलोप हुआ तो ध्वस का हो गया ध्वानांत। तो इस तरीके से ये वर्ण लोप के बीच में से जो वर्णों का लोप किया जाता है, यानी बीच में से जो वर्णों को हम हटा देते हैं उसके द्वारा शब्द का निर्माण कैसे होता है ये बताया। अब वर्णागम कई बार कैसे हम देखते हैं कुछ वर्ण उसमें आकर के मिल गए, जैसे पृथ्वी लिखते हैं पृथ्वी, जब हम पृथ्वी बोलेंगे तो उसमें हमारे कुछ वर्ण आकर के मिले हुए हैं। जैसे पहले हमने बोला पृथ्वी और पृथ्वी,
जन मन, जनि मन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ वर्ण जो है इसमें आकर के मिल गए। वर्ण विपर्य, जिसमें वर्ण का जो वर्ण प्रयोग किए गए हैं उससे बिल्कुल ही दूसरे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे इश्चुत था, स्तोक हो गया, इश्चुत, स्तोक। वर्ण विकार के 4 तरीके बताए। वो 4 तरीके क्या है? स्वर परतंत्र विकार, स्वर परतंत्र व्यंजन परतंत्र विकार, 2 स्वर परतंत्र विकार, व्यंजन परतंत्र विकार, स्वर स्वतंत्र विकार और व्यंजन स्वतंत्र विकार। अब ये कैसे होता है? जैसे स्वर परतंत्र विकार है, दिन का ध्यू हो गया, स्वर परतंत्र में किसी और की वजह से यहाँ पर जो है उसका शब्द का जो है रूप बदला, यह स्वर परतंत्र विकार। परतंत्रता के पी पयस हो गया, गुह गूढ़ हो गया, क्री वक चक्री हो गया, त्रि तीर्थ हो गया, तीर्ण हो गया, त्रि तीर्ण हो गया। व्यंजन परतंत्र कैसे है? चवर्ग जो है वो कवर्ग में हो गया, तो कैसे हुआ? बचक्त शब्द था, वक्त बन गया। भक्त शब्द भज प्लस क था तो भक्त हो गया। उज प्लस रा था, उग्र हो गया। जा जो है वो गा में बदल गया। चवर्ग जो है वो कवर्ग में बदल गया। तो इस तरीके से हो जाता है ये व्यंजन परतंत्र विकार में। अब दूसरा हम बात करेंगे। पहला चवर्ग है, ये दूसरा चवर्ग देखिए। इसमें ऊष्म, पहले चवर्ग में हमने साधारण चवर्ग दिखाया, दूसरे में हम ऊष्म का प्रयोग करके दिखाएंगे। जैसे राज प्लस त्र, तो राज प्लस त्र में ऊष्म का जब हम प्रयोग करते तो राष्ट्र हो जाता है। तो ये व्यंजन परतंत्र विकार है। इसके बाद तवर्ग का विकार जब होता है तो वो कैसे है? जैसे द्युत शब्द है और द्युत तवर्ग को चवर्ग में जब बदला तो द्युत का ज्योतिष हो गया। द्युत शब्द था और उससे ज्योतिष का निर्माण हो गया। इसी तरीके से हम घोष को अघोष में बदलेंगे। घोष यानी जब किसी शब्द में आवाज़ हो और उसको अघोष में करेंगे तो कैसे होगा? पहले दभस, दभ प्लस सा था तो हो गया दिप्स, अघोष हो गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है ध्वनि नहीं सुनाई देती। कंठ, घोष और महाप्राण जो है जब मूर्धन्यकरण हो जाते हैं तो गुहु का गूढ़ हो जाता है। तो ये भी हमने जानी व्यंजन परतंत्र विकार। अब हम जानेंगे स्वर स्वतंत्र विकार। स्वर स्वतंत्र विकार है, पा से पितु बन गया, सी से सेतु बन गया, ध्यू से श्लोक, श्रु से श्लोक बन गया। यह है स्वर स्वतंत्र विकार। व्यंजन स्वतंत्र विकार क्या है? मंद से मंडक बन गया, दी प्लस रू से दिरुद बन गया, पच से पाक बन गया और कित से चित्र बन गया। तो इस तरीके से हमने 4 तरीके से वर्ण विकार को समझा। स्वर परतंत्र विकार, व्यंजन परतंत्र विकार, स्वर स्वतंत्र विकार और व्यंजन परतंत्र विकार। आरंभ में व्युत्पत्ति के कुछ संप्रदाय ये मानकर चलते थे कि प्रत्येक शब्द धातुज होता है, अर्थात उसके मूल में कोई न कोई धातु होगी। इस संप्रदाय वालों को नाना प्रकार के प्रत्ययों तथा ध्वनि अंतरणों की कल्पना करनी पड़ती थी। पाणिनि ऐसा नहीं मानते। ये बात दूसरी कि उन्होंने भी उणादि सूत्रों द्वारा नाना प्रकार के प्रत्ययों की कल्पना की। उन्होंने उणादि के द्वारा नाना प्रत्यय बनाए जिसके द्वारा शब्द का निर्माण हुआ। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। व्युत्पत्ति निरूपण बाद में लौकिक संस्कृत के लिखे महाकाव्य आदि को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण बना रहा, क्योंकि सभंग श्लेष और अभंग श्लेष से उत्पन्न अर्थ वैचित्र्य व्युत्पत्ति विशेषज्ञ ही निकाल सकता है। यानी जो उसको बहुत ज़्यादा शब्द का बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर सकता है वही सही ढंग से किसी भी चीज़ के अर्थ को निकाल सकता है। तो आज हमने समझा व्युत्पत्ति निरूपण क्या होता है, व्युत्पत्ति निरूपण कौन करता है, निरुक्त कौन है, निघंटु क्या है, और वर्ण विकार जो है वो किस तरीके से हुआ और व्यंजन विकार किस तरीके से हुआ। तो आज हमने इस चीज़ को समझा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।